हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर संजय अग्रवाल। तो आज करते हैं अनदर सेट ऑफ एक्चुअल प्रॉब्लम्स ऑफ निमसेट 2023 मैथमेटिक्स सेक्शन। ऑलरेडी हम पांच पार्ट कर चुके हैं। हर पार्ट में 5 प्रॉब्लम होती हैं। इन ऑल 25 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज की क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 to 30। शुरू करते हैं और कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से हमने पहले 5 पार्ट में शॉर्टकट्स यूज़ करें, यहाँ पे भी हम शॉर्टकट्स, कॉमन सेंस एंड चॉइसेस यूज़ कर सकें अपने आंसर्स को करने के लिए। ओके, अब ये रियल वैल्यूड फंक्शन है। इस तरह की प्रॉब्लम लाइक एफ ऑफ मॉड एक्स भी है, मॉड ऑफ एफ एक्स भी है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स फाइंड दीज टू बी क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग। तो उन्हें लगता है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स में काफ़ी टाइम लगता है। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से हम उस टाइम को सेव कर सकते हैं। लाइक इज देयर एनी वे बाई विच वी कैन सेव टाइम एंड बी एबल टू परफॉर्म बेटर देन अदर्स। हमेशा होता क्या है, यदि आप कम टाइम में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो ऑब्वियसली आपको माइलेज तो मिलता ही है ना। आपको टाइम मिल जाता है जो टाइम आप टफ प्रॉब्लम में यूज़ कर सकते हैं। तो वही अप्रोच हम देखेंगे, देखना शुरू करते हैं। तो इसने कहा कि कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। कई बार स्टूडेंट गलती कर देता है, स्टेटमेंट ट्रू नहीं पूछ रहा, फॉल्स है। तो एक स्टेटमेंट फॉल्स है, इसका मतलब इसमें 3 स्टेटमेंट सही होनी चाहिए। देखते हैं वन बाई वन। पहली स्टेटमेंट से शुरू करते हैं, उसको टारगेट रखेंगे। पहली स्टेटमेंट तो चॉइस, मैं चॉइसेस चेक कर रहा हूं। मैंने ए चॉइस देखी और यहां पे मैं टिक मारूंगा, मतलब वो चॉइस करेक्ट है और मतलब वो स्टेटमेंट करेक्ट है। चॉइस करेक्ट नहीं है, चॉइस तो वो चाहिए जो फॉल्स हो। तो मैं स्टेटमेंट्स को टिक करूंगा तो स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है। जिसमें मेरा क्रॉस लगा हुआ होगा दैट वुड बी माय आंसर हियर, बिकॉज वी आर इन सर्च ऑफ ए स्टेटमेंट विच इज फॉल्स। अब सबसे पहले आपने देखा एफ ऑफ मॉड एक्स कह रहा है, तो और इंटरवल उसने लिया 0 से 1 के बीच में, और 0 से 1 के बीच का इंटरवल लाई कर रहा है यहां पे। तो थोड़ी देर के लिए इसको इग्नोर मार दो, ऊपर वाले को जस्ट इग्नोर इट। आपने यहां पे मॉड लिया क्योंकि चॉइसेस की अप्रोच अडॉप्ट कर रहे हैं। एफ ऑफ मॉड एक्स, मॉड एक्स का मतलब है राइट हैंड साइड पे जहां पे भी एक्स है उसकी जगह मॉड एक्स लिख दो, मॉड एक्स -1। और ये इंटरवल है 0 से 2 के बीच में, तो हम इसकी जगह वो इंटरवल भी ले सकते हैं। ये वाला जो इंटरवल है ये इसके अंदर ही तो लाई करता है। ये वाला जो इंटरवल डिजायर्ड इंटरवल है चॉइस 1 में, वो इसके अंदर ही तो लाई करता है। यदि इस पूरे इंटरवल के लिए ये स्टेटमेंट वैलिड है तो इस इंटरवल के लिए भी ये स्टेटमेंट वैलिड होगी। इट मींस पहली स्टेटमेंट मेरी सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट, इट इज राइट। बट मुझे ढूंढनी है फॉल्स स्टेटमेंट। तो ठीक है ना, कितना आसान है। नहीं तो हमें क्या करना पड़ता है, सारे एक्सपेंशंस करने पड़ते हैं। बट फिर भी यदि आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन चाहिए तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया हुआ है जहां से आप 2023 के कंप्लीट सॉल्यूशंस हमसे ऑब्टेन कर सकते हैं रिक्वेस्ट करके। इवन ये जो स्क्रिप्ट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, मैं हर लेक्चर में बोलता हूँ, ये स्क्रिप्ट भी आप वहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप रिक्वेस्ट करेंगे तो ये जो आज की क्लास में जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ शॉर्टकट्स, इसकी भी स्क्रिप्ट आपको मिल जाएगी सैनमेक्स से। तो पहली चॉइस सही है। अब दूसरी चॉइस और पहली चॉइस में फर्क क्या है। पहली चॉइस में एक्स पे मॉड लिया था, दूसरी में पूरे एफ एक्स पे मॉड लिया। तो अब मैं दूसरी चॉइस चेक करता हूँ, दूसरी स्टेटमेंट। अब देखिए कितनी जल्दी जल्दी हो जाता है। तो मैंने मॉड ऑफ एफ एक्स ले लिया एंड व्हाट आई एम सेइंग, यहाँ पे भी वो इंटरवल 1 से 2 ले रहा है और 1 से 2 इंटरवल लाई कर रहा है इसके अंदर। तो मैं इसी की बात करूंगा खाली। सो दैट इज मॉड ऑफ एक्स -1 0 लेस देन एक्स लेस देन 2। बट अब यहाँ पे थोड़ा सा कैच है, क्योंकि x यदि 1 से छोटा है तो अंदर वाली चीज नेगेटिव हो जाएगी, और यदि अंदर वाली चीज नेगेटिव हो जाएगी तो पूरी चीज को बाहर निकालने के लिए पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। हमें पता है ये मॉड का मतलब क्या होता है। मॉड मीन्स वी वांट इट टू बी पॉजिटिव। तो इसे इसलिए मुझे 2 इंटरवल्स में स्प्लिट करना पड़ेगा, 1 तक और 1 से लेके 2 तक। ठीक है ना, इट्स सो ऑब्वियस। अब यदि x 1 से छोटा है, यदि x 1 से छोटा है तो x -1 नेगेटिव हो जाएगा, तो मुझे इसे 1 - x लिखना पड़ेगा। और यदि x 1 से बड़ा है तो मुझे कोई इशू है ही नहीं, मैं इसे x -1 लिख दूंगा। मैं देखता हूं यहाँ पे क्या कह रहा है, x -1 ही तो कह रहा है। तो इसका मतलब मेरी सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका मतलब ये दोनों तो मेरे आंसर हो नहीं सकते, क्योंकि ये स्टेटमेंट भी सही है, स्टेट। सो इट इज अ रिवर्स टेक्निक। जैसे बेस थ्योरम होती है प्रोबेबिलिटी की, वी गो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। सिमिलरली आई एम यूजिंग द रिवर्स अप्रोच। आई एम नॉट ट्राइंग टू सॉल्व इट, आई एम ट्राइंग टू आंसर इट यूजिंग माई चॉइसेस एंड दैट विल बी सेविंग मी लॉट ऑफ टाइम्स। ओके, तो अब आ जाते हैं तीसरे पे। बट हम देखते हैं तीसरे में भी इंटरवल तो 0 से 1 के बीच का ही है। चलिए कलर चेंज करते हैं जिससे आपको आइडेंटिफाई हो सके। 0 से 1 के बीच का फर्क है। यहाँ भी 0 से 1 भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि 1 रखने पे 1 - 1 0 है, यहाँ भी 1 - 1 0, तो कोई दिक्कत नहीं होता। इसे भी लेस देन इक्वल टू ले लो। तो इसका मतलब मॉड ऑफ एफ डैश एक्स तो ये है। यहाँ से भी 0 का 1 का मतलब है ये। बट जब x, आप खुद देखिए, x जब 0 से बड़ा है तो मॉड लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क तो पड़ता नहीं। तो मॉड लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। तो 0 से 1 के बीच में f मॉड x,
समझ आ गया ना व्हाट आई एम सेइंग? तो मैंने इसको भी बॉर्डर कर दिया। तो स्क्रिप्ट भी यदि आप मेरी रिक्वेस्ट करते हैं ना, पढ़ते हैं, तो वीडियो के साथ देखिएगा जिससे आपको क्लैरिटी रहे कि मैं कर क्या रहा हूं। अब मैं बात कर रहा हूं चॉइस सी की, और चॉइस सी में इधर से देख रहा हूं, मुझे इंटरवल चाहिए था 0 से 1, तो ये रहा मेरा 0 से 1 ये इंटरवल। इसका मतलब यहां से मैंने देखा एफ एक्स एफ मॉड एक्स। वैसे तो इतनी देर में तो आंसर हो गया होता है ये एग्जाम में, क्योंकि हमें इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, बट क्योंकि आप लोग बार बार रिवाइज करेंगे तो एफ डैश एक्स आ रहा है एक्स माइनस 1 एंड मॉड ऑफ एफ एक्स आ रहा है अगेन एक्स माइनस 1। कहां पे? व्हेन 0 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 1 है। और ये 0 को भी इंक्लूड कर रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता यदि मैं यहां भी 0 इंक्लूड कर लेता हूं, क्योंकि यदि मैंने 0x को लिया तो भी ये 1 आ रहा है, और यहाँ पे 0x को लिया तो भी ये 1 आ रहा है, तो कोई टेंशन तो है ही नहीं। यहाँ पे भी 0 इंक्लूड हो ही रहता है यहाँ पे, ठीक है ना। 0 इंक्लूड होगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है मॉड एक्स लेने पे। तो अब आप खुद देखिए दोनों सेम आ रही हैं वैल्यूज, बोथ दी वैल्यूज आर कमिंग आउट टू बी सेम फॉर दिस कंडीशन। और यदि ये दोनों वैल्यूज सेम आ रही हैं, तो सेम आने का मतलब क्या है? इन दोनों का सम 1 तो हो ही नहीं सकता इस इंटरवल में। दोनों सेम यदि आ रही हैं x माइनस 1 एंड x माइनस 1, तो इनका सम 2 होना चाहिए था। जब मैं इसे ऐड करता तो क्या होगा? 2x माइनस 2 आता, बट इसने खाली 1 लिख दिया। इसका मतलब मुझे पता है सी चॉइस गलत है। व्हाट आई एम सेइंग, f ऑफ मॉड x इज x माइनस 1, तो मैं लिख ही देता हूं पूरा। इट इंप्लाइज f ऑफ मॉड x प्लस मॉड ऑफ एफ एक्स is 2 times x minus 1 which is not equal to, but they wanted it to be 1 which is not equal to 1, and hence third statement is wrong. और जैसे third statement wrong हुई, ये हमारा आंसर आ गया, because we were in search of a statement which was false, और अब हमें अगली स्टेटमेंट को चेक करने की जरूरत नहीं है सच। पर यदि हम चेक करना भी चाहते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। 1 से 2 के बीच में ये x माइनस 1 है, और ये भी 1 से 2 के बीच में x माइनस 1 है। ये 1 से 2 के बीच में लेंगे तो ये भी x माइनस 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो दैट शुड बी द राइट वे, बट एज सजेस्टेड अर्लियर। फिर भी आप यदि वो बुकिश सॉल्यूशन चाहते हैं जिनमें हम क्या करते हैं, इन सारे फॉर्म्स को लिखते हैं, इन्हें एक्सपैंड करते हैं, देन यू कैन रिक्वेस्ट सैनमैक्स फॉर द डिटेल्ड सॉल्यूशंस। बट इन एग्जामिनेशन प्लीज यूज दिस टाइप ऑफ मेथड विच विल बी सेविंग यू लॉट ऑफ टाइम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सो क्वाइट ईजी। और जिस स्टेज पे, आई ऑलवेज से, जिस स्टेज पे आपको आंसर मिल जाए उसके बाद अगली चॉइस को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। Comes next question. Now it is from coordinate geometry. A circle is there. A circle is touching the x-axis and another circle. तो suppose मैंने x-axis draw कर दिया और मेरे पास एक सर्कल है जो इसे टच कर रहा है, ठीक है। सर्कल टच कर रहा है, that is my x-axis, and touches another circle with center at 0 2. बट एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब भी जो सर्कल टच करता है ना, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस उसका रेडियस होगा। तो इसका मतलब यदि सेंटर के आप कोऑर्डिनेट देखते हैं तो इट विल बी सम h, r, ठीक है ना। ये तो सबको हमें पता ही होना चाहिए, और नहीं भी पता तो आप ढंग से यहां देख लीजिए। यदि ये सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर गया, यदि ये यहां तक टच कर गया और ये तो रेडियस है, इसका मतलब इस पॉइंट का जो ऑर्डिनेट है वो r हो गया, और एब्सिसा लेट इट बी h, वो हम निकाल लेंगे। एक दूसरा सर्कल है जिसका सेंटर 0,3 है। सेंटर 0,3 है, मतलब दैट इज लाइंग ऑन, उसका सेंटर लाई कर रहा है y एक्सिस पे, ठीक है। तो इस तरीके से कोई सर्कल है और ये सर्कल ऐसे इसको टच कर रहा है। थोड़ा सा अजीब सा सर्कल बन गया क्योंकि अब हाथ से बना रहे हैं इसे। तो क्या करता हूँ मैं, आई जस्ट यूज अ ट्रिक। मैं इसको पहले सर्कल बना लेता हूँ और फिर उसके बीच में से, तो आपको चाहिए एक टचिंग सर्कल, तो आपने ये टचिंग सर्कल बना लिया। टचिंग सर्कल, इट्स अगेन लुकिंग मोर लाइक ए पैराबोला, बट इन एग्जामिनेशन में वी डू नॉट नीड इट, ओके। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हम क्या बना पा रहे हैं क्या नहीं बना पा रहे हैं। बट आप ये समझिए कि यहाँ पे एक सर्कल आपका बना और वो सर्कल इसे टच करता हुआ जा रहा है। इसको मैं टचिंग कर देता हूँ और इसका सेंटर आपका 0,3 है, दैट इज गिवन टू बी 0,3। ये सेंटर आपका 0,3 है, और क्योंकि ये सर्कल दोनों टच कर रहे हैं तो ये रेडियस और ये वाली रेडियस, इन दोनों का जो सम है रेडियस का, दैट शुड बी इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। दे आर टचिंग एक्सटर्नली। एक सर्कल टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, दूसरा सर्कल का सेंटर है 0,3। इसमें मत जाइए कि ये सर्कल नहीं लग रहा, इट्स लुकिंग लाइक समथिंग एल्स, यू नो इट इज अ सर्कल, ओके, इट हैज टू बी सर्कल। जब आप इस तरीके से बोर्ड पे पेन से लिखते हैं, समटाइम्स यू आर नॉट एबल टू ड्रॉ इट, इवन इन एग्जामिनेशन यू मे नॉट बी एबल टू ड्रॉ इट, सो जस्ट डोंट वरी अबाउट इट, ओके। तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि दोनों सर्कल की सेंटर, तो
डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, इस केस में डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स शुड बी इक्वल टू सम ऑफ रेडियाई, दोनों की रेडियस के सम के बराबर। जब भी सर्कल एक्सटर्नली टच करते हैं, व्हेनेवर टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली, एक सर्कल आपका ये है, दूसरा सर्कल ये है, जब भी आप सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं तो यदि ये दोनों रेडियस हैं और ये सेंटर है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है, ये जो डिस्टेंस होता है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेडियस। दैट इज व्हाट आई हैव यूज्ड देयर, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर से सम ऑफ द रेडियस। अब सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूले से, दैट इज h माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस r माइनस 3 होल स्क्वायर एंड सम ऑफ द रेडियस। एक की रेडियस है, यहाँ से आप खुद देख सकते हैं व्हाट इज द रेडियस, ओके 0 to 3 है, और दूसरे की रेडियस r है, तो सम ऑफ द रेडियस आप इधर लिख दीजिए, एंड सम ऑफ द रेडियस इज कमिंग आउट टू बी, इसने रेडियस दी हुई है हमें, रेडियस इज 2, सो दैट इज 2 प्लस r। रेडियस ऑफ दैट सर्कल इज 2, रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज r, तो 2 प्लस r इज इक्वल टू दिस, दोनों तरफ आपने स्क्वायर कर दिया, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6r इज इक्वल टू 4 प्लस r स्क्वायर प्लस 4r। It's such an easy thing, okay? h square plus r square plus 9 minus 6r is equal to 4 plus r square plus 4। आपको निकालना है लोकस ऑफ द सेंटर। तो जब भी फाइनल स्टेटमेंट आ जाएगी, h की जगह हम x लिख देंगे और r की जगह y लिख देंगे। लोकस का मतलब होता है पाथ ट्रेस्ड बाय ए पार्टिकल, और यहाँ पार्टिकल है h, r। तो सबसे पहले हम एक ऐसा कर्व निकालते हैं जो HR से सेटिस्फाई हो रहा है, एंड फिर हम फाइनली h की जगह x लिख देते हैं, r की जगह y लिख देते हैं। बट यहाँ r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आ गया h स्क्वायर माइनस 10r प्लस 9 इज इक्वल टू 0। लोकस निकालने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 10y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 10y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। बट 9 भी क्यों आ रहा है, 9 में से अब 4 जाएगा तो 5 आएगा, इनफैक्ट 9 नहीं आएगा। बट 9 हम लिख भी देते तो हमें एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं थी, बिकॉज एग्जाम में उसने इक्वेशन नहीं मांगी है। तो कई बार हम इसलिए केयरलेस हो जाते हैं एग्जामिनेशन के अंदर, और वो होना भी चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली टाइम इज इंपॉर्टेंट। हाँ, यदि वो इक्वेशन मांगता है यहाँ पे, तब कॉन्स्टेंट क्या आएगा वो इंपॉर्टेंट है, बट वो इक्वेशन नहीं मांग रहा, टाइप मांग रहा है। तो यदि ये मिस्टेक आप कर भी देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, ओके। तो इट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10y माइनस 5, दैट इज 10y माइनस, अब 10 आपने बाहर लिया है तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 की जगह, क्योंकि आपने 10 कॉमन ले लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या रखना चाहिए आपको, अल्टीमेटली तो 5 चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। और आप सब जानते हैं दिस इज इक्वेशन ऑफ एन अपवर्ड पैराबोला, दिस इज एन इक्वेशन ऑफ एन अपवर्ड पैराबोला, सो इट हैज टू बी ए पैराबोला। क्लियर है सब लोगों को? और इस स्टेज पे भी आप आंसर कर सकते थे, बल्कि आप किसी भी स्टेज पे आंसर कर सकते थे। आपको जैसे ये मिला ना, आपको इतना नीचे तक आने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि मैं बार बार ही कहता हूँ जितनी ज़्यादा कैलकुलेशंस करते हैं उतने मिस्टेक के चांसेस होते हैं, बिकॉज इन एग्जामिनेशन मे बी यू आर अंडर स्लाइट स्ट्रेस, थोड़ा सा स्ट्रेस तो होता है एग्जाम का, बट वही अवॉइड करना हमें सीखना है। तो आप यहाँ पे जैसे आया, आपने देखा r से r कैंसिल है, अब आपके दिमाग में है कि h की जगह x लिखना है, r की जगह y लिखना है। तो इसका मतलब ऐसी इक्वेशन है जिसमें x की पावर 2 है बट y लीनियर है। बट यदि आप अब सारी चॉइसेस देखें, एलिप्स में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों की पावर 2 होती है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ओके। तो एलिप्स तो हो नहीं सकता। सर्कल में भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों होते हैं, दोनों की पावर सेम होनी चाहिए। हाइपरबोला में भी दोनों की पावर सेम होनी चाहिए। खाली पैराबोला में एक्स और वाई की पावर डिफरेंट होती है, डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज एन अपवर्ड, डाउनवर्ड और राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। तो जैसे हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एच एंड आर की फाइनल पावर्स अलग अलग है, हमें बिना ये नीचे का पोर्शन करना ही नहीं चाहिए था, हमें वी शुड नॉट हैव डन इट, हमें डायरेक्टली पैराबोला मार्क कर देना चाहिए था। सो लर्न हाउ टू सेव टाइम इन एग्जामिनेशंस, because as I always say, they're not asking for the complete solution, they just want you to mark the right answer. तो आंसर जिस स्टेज पे निकले just go for it। मैं तो यहीं से चला जाता, मुझे यहीं दिख रहा है आर स्क्वायर में लिखूंगा, स्क्वायर रूट में से आर स्क्वायर बाहर आएगा, जब मैं स्क्वायर करूंगा यहाँ से आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर बन जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। इसका मतलब आर सेकेंड डिग्री की इक्वेशन टर्म नहीं है, और आर सेकेंड डिग्री की टर्म नहीं है तो ये एलिप्स, सर्कल और हाइपरबोला में से तो कुछ हो नहीं सकता, इल हैव टू बी ए पैराबोला। क्लियर है? नेक्स्ट देन कम्स, या ये भी बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, दैट्स फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बट आई थिंक एज सच कॉम्प्लेक्स नंबर्स समटाइम्स नॉट मेंशन्ड इन द सिलेबस, बट क्वेश्चंस आते हैं इस तरीके के। इसके लिए भी एक बेसिक सा आप रिजल्ट याद रखिएगा,
कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज ई आयोटा थीटा। ठीक है ना, ये ई आयोटा थीटा होता है। और इसमें भी यदि यहाँ पे कोई कांस्टेंट आप दे देते हैं टी, और ये टी यहाँ पे दे देते हैं, तो ये टी यहाँ पे आ जाता है। तो मतलब टी थीटा को सिंगल मान लिया जाता है। समझ आ गया, एंगल लेके, तो उसी को हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो बेसिकली इट इज नथिंग बट कॉस, ये जो कॉस हमारा लिखा हुआ है, कॉस तो हम लिख ही चुके हैं, तो हम डायरेक्टली से क्या लिख सकते हैं, व्हाट कैन वी राइट इट टू बी, इट कैन डायरेक्टली बी रिटन एज ई आयोटा 2 पाई के बाई एन, यूजिंग दैट cos t theta plus iota sin t theta is equal to e raised to iota t theta। ठीक है, तो जब भी आप स्क्रिप्ट लेते हैं प्लीज रीड दैट इन कंजंक्शन विद द वीडियो, वीडियो के साथ साथ देखिएगा, क्योंकि कई बार आपको बाद में समझ ही नहीं आएगा, आप स्क्रिप्ट पढ़ेंगे सिंबल क्या लिखा है, क्यों सर ने लिख दिया, इस तरह से मार्किंग क्यों कर दी, ओके तो जरूरी है। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि जो आपका एक्स के है वो ये है, बट आप पे खाली एक्स के नहीं है, आपको इसका समेशन लेना है, तो आप यहीं पे समेशन ले लीजिए जस्ट टू सेव टाइम। और समेशन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, k इज इक्वल टू 1 to n जा रहा है, ये समेशन इज गोइंग फ्रॉम 1 to n। अब आप k को 1 से लेके n तक पुट कर लीजिए। तो यदि मैं इसे यहाँ पे करता हूँ तो मेरा आ जाएगा e आयोटा 2 पाई बाई n प्लस e आयोटा 4 पाई बाई n प्लस e आयोटा 6 पाई बाई n प्लस प्लस ई आयोटा 2 पाई n बाई n। यहाँ से आपने ई आयोटा 2 पाई बाई n कॉमन ले लिया, यहाँ आपका आ गया 1 प्लस ई आयोटा 2 पाई बाई n, सॉरी 3 लिखा गया है। 3 इसलिए लिखा गया क्योंकि नेक्स्ट स्टेज पहले दिमाग में आ गई कि अगले में क्या आना है, तो वो आप में भी डेवलप होना चाहिए धीरे धीरे, कि हाथ चाहे कुछ भी लिखे, दिमाग में कैलकुलेशन सही चलनी चाहिए। 2 4 ओके, सो ई आयोटा 2 पाई एंड ये आ जाएगा आपका ई आयोटा। अब यहाँ 6 पाई कर रहे हो, 6 का मतलब है ऊपर पूरे पे 6 चला गया, यहाँ पूरा 2 चला गया, तो 1 प्लस ई रेज टू आयोटा 2 पाई एंड व्हाट यू कैन हैव हियर 4 पाई अपॉन 6। पावर्स का पता ही है आपको, इसी तरह से आप प्रोसीड करते चले जाइएगा। एंड 4 पाई बाई एन इज नथिंग बट ई आयोटा 2 पाई बाई एन, इसको आप करेंगे तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा ये। तो इन्हें में फॉर्म क्या बन गई, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब एन सो ऑन। सो एक्चुअली इट इज अ जीपी। आपको यहां भी पता होना चाहिए दैट इज जीपी, आपको ये भी पता होना चाहिए दैट इज अ जीपी, क्योंकि जब भी आप यहां पे लिखते हैं ई आयोटा थीटा होल स्क्वायर, सो दैट इज नथिंग बट ई आयोटा 2 थीटा। तो वही यहां पे मैंने करा 4 पाई मतलब 2 पाई बाई एन, क्योंकि मेरा बाहर था तो उसका स्क्वायर ले लिया, और ऐसे ही हम प्रोसीड करते चले जाएंगे। क्लियर है सब लोगों को? प्लस प्लस ई आयोटा 2 पाई बाई एन बाहर है, यहाँ पे एन है 2 पाई बाई एन, ये रेज टू एन आ गया। यहाँ मेरी सीरीज कंप्लीट हो गई। सो इट इज ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इट इज क्वाइट एविडेंट नाउ। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम सबको निकालना आता ही है। यू ऑल नो हाउ टू फाइंड द ज्योमेट्रिक सम ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बस इसके आगे आप लिख लीजिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्या आ जाएगा सम, दैट इज ई आयोटा 2 पाई बाई एन। अब सबको याद होगा 1 प्लस आर स्क्वेयर, ये जब हम फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक जाते हैं। अच्छा देखिए, ये n होगा या n माइनस 1 होगा, एक टर्म तो बाहर है तो ये n माइनस 1 होगा। ओके, तो प्लस प्लस आर n माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस आर रेज टू n अपॉन 1 माइनस आर, ये इसका सम होता है। तो यही सम आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। ये n माइनस 1 क्यों होगा, क्योंकि ये n है, n का मतलब पावर पूरे पे n आ गई, बट इसमें से एक पावर बाहर निकल गई तो अंदर बच गया n माइनस 1। तो अब आप इसका सम लिख सकते हैं, यू कैन इजीली राइट इट सम। सो इट्स सम वुड बी 1 माइनस ई आयोटा 2 पाई बाई n रेज टू n अपॉन 1 माइनस ई आयोटा 2 पाई बाई n। यू राइट इट लाइक दिस। मैं ऊपर वाले को मार्क कर देता हूँ इस तरह से कि ये इसके अंदर ही पोर्शन था। ओके, ये ऐसे गया है, ये जस्ट राइट इट लाइक दिस, जिससे आपको आगे कंफ्यूजन ना हो जब आप स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं। और अब इसे सिंप्लीफाई करना इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, अब आप इसे इजीली कर सकते हैं।
अब ये देखिए, अब यहाँ कुछ करना ही नहीं है, n से n कैंसिल हो गया, दूसरा पेन यूज़ करता हूँ जिससे आपको क्रॉस दिखाई दे कि मैं कैंसिल आउट कर रहा हूँ इसे। ये n से ये n कैंसिल हो गया, बट व्हाट इज e रेज टू आयोटा 2 पाई? e रेज टू आयोटा 2 पाई इज cos 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई, और cos 2 पाई कितना होता है? यू नो इट, so they'll come out to be 0. ठीक है, so cos 2 pi plus iota sin 2 pi, so they'll come out to be 0. So it'll be come out to be 0 or 1. ये sin 2 pi होता है 0, cos 2 pi होता है 1, so it'll come out to be 1. और जब यहाँ हम 1 रखेंगे इसकी जगह, तो 1 माइनस में मुझे क्या दे देगा? 1 माइनस में मुझे अल्टीमेटली क्या दे देगा आंसर में? it'll give me 0. cos 0 is 1, cos pi is -1, cos 2 pi is again 1. तो यहाँ से 1 आ गया, sin 0 is 0, sin pi is 0, sin 2 pi is 0, 0 into iota 0, तो ये 0 आ गया। 1 plus 0 is 1, आपने इस 1 को यहाँ पे पुट कर लिया, 1 minus 1 is 0, तो आगे कुछ और सिंप्लीफाई करने की जरूरत ही नहीं है। सो दैट फिनिशेज दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑल्सो। ओके, तो थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस इन्वॉल्व है, ऑल्दो कॉम्प्लेक्स वाज नॉट मेंशन इन सिलेबस, बट दे नॉर्मली आस्क क्वेश्चंस। और मैंने एक बारी पहले भी बताया था कि हम ये नहीं चैलेंज कर सकते कि क्वेश्चन आउट ऑफ कोर्स है, क्यों सेट करा गया है, क्योंकि यदि आपके लिए आउट ऑफ कोर्स है, तो ये हर स्टूडेंट के लिए आउट ऑफ कोर्स है जो इस कंपटीशन में अपीयर हो रहा है, एंड इट इज़ अ कंपटीशन, तो आउट ऑफ कोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं माना जाता है। नॉर्मली वो क्वेश्चन कम नहीं सेट करते हैं आउट ऑफ कोर्स से, बट 1 2 3 क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं। यू शुड एक्सपेक्ट दोज मैनी क्वेश्चंस। ओके, अगेन a question on vectors. So you again get a question on vectors. So let's see what you get from on vectors. आपको एक वेक्टर a दिया हुआ है, आपको एक वेक्टर b दिया हुआ है, एंड आपको वैल्यू निकालनी है इधर। यहाँ देखिए, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ये डॉट प्रोडक्ट है। फर्क क्या है? यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर क्रॉस है, तो सबसे पहले क्या आसान रहेगा मेरे ख्याल से कि मैं इस एक्सप्रेशन को लिख दूँ। सपोज मैं थोड़ी देर के लिए इसे लिख लेता हूँ, सिंबल को यूज़ हो रहा है, और क्योंकि ये डॉट है सो इट हैज़ टू बी ए स्केलर। सो गिवन एक्सप्रेशन में यहीं पे लिख रहा हूँ इक्वल करके, गिवन एक्सप्रेशन मेरा क्या आ जाएगा? 2a प्लस b डॉट, और डिस्ट्रीब्यूटिविटी अप्लाई करनी है, इसलिए पहले ये वाली टर्म ले आओ, a माइनस 2b क्रॉस a क्रॉस b। बट अभी मॉडिफिकेशन होनी है, आप सबको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, तो जब मैं इसको यहाँ लाऊंगा, इसको यहाँ पे लाऊंगा, तो यहाँ पे मुझे एक माइनस लगाना पड़ेगा। आई हैव टू प्लेस ए माइनस हियर, बिकॉज यू शुड ऑल नो दैट c क्रॉस d इज माइनस d क्रॉस c, यू शुड नो दिस। तो एक माइनस मुझे बाहर लगाना पड़ा। अब ये आ गया मेरा माइनस 2a प्लस b। मुझे खाली एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके उसकी वैल्यू निकालनी है, डॉट। अब मैंने अंदर उसे एक्सपैंड कर लिया, a क्रॉस b माइनस 2b क्रॉस a क्रॉस b। बिल्कुल सिंपल वे में, बिना किसी दिमागी तौर पे जल्दी में, क्योंकि दिमाग में जल्दी है तो जल्दी गलत होते हैं क्वेश्चंस। वो प्रैक्टिस जल्दी की होनी चाहिए, मतलब उस समय नहीं कि हमें आफत आ जाए जल्दी करने के लिए। आपकी ट्रेनिंग, आपकी ट्यूनिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि ऑटोमेटिकली आपका हाथ ज़्यादा तेज़ी से चले, आपका दिमाग तेज़ी से चले, बल्कि दिमाग हाथ से ज़्यादा तेज़ी से चले। ये आपको अप्रोच रखनी है। अब ये भी एक्सपेंशन आपको आती होगी, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूँ वहाँ पे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का, कि किस तरीके से इसे याद कर सकते हैं। देखो, जैसे कभी भी आपको करना हो a क्रॉस b क्रॉस c, तो आप इसे नंबरिंग कर लो दिमाग में, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो आंसर क्या होता है? फर्स्ट थर्ड सेकंड माइनस फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड सेकंड माइनस फर्स्ट सेकंड थर्ड। इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। तो राइट हैंड साइड पे जैसे हम स्कूल डेज में रफ वर्क नहीं करते थे, उसी तरह मैं फॉर्मुलेज लिखता हूँ अपने। तो कभी भी इस तरह का लिखना है, फर्स्ट थर्ड सेकंड माइनस फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसको आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। नाउ सिंपली अप्लाई दैट हियर, एंड इफ यू अप्लाई इट हियर, व्हाट यू गेट? माइनस 2a प्लस b, और यहाँ पे ये आ गया फर्स्ट थर्ड सेकंड माइनस फर्स्ट
सेकेंड थर्ड। हो गया यहाँ तक। माइनस 2b क्रॉस ए, अब ये यहाँ पे भी आपका b क्रॉस a क्रॉस b है, तो वही फर्स्ट थर्ड सेकंड आपको दोबारा से लगाना पड़ेगा यहाँ पे। -2 को आप कॉमन ले लीजिए, यू टेक -2 टू बी कॉमन, और फिर आप कर दीजिए फर्स्ट थर्ड सेकंड, फर्स्ट थर्ड सेकंड माइनस फर्स्ट सेकंड थर्ड। और अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो वही फर्स्ट थर्ड सेकंड माइनस फर्स्ट थर्ड सेकंड की अप्रोच हमने यहाँ पे अडॉप्ट कर ली। अब हम देखते हैं क्या क्या कैंसिल आउट हो सकता है मेरे पास। इज देयर एनीथिंग विच आई कैन कैंसिल आउट? ठीक है, चेक करते हैं। तो 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, कुछ ऐसा जो हमारे पास कैंसिल हो जाए, देन इट विल बी सेविंग अस लॉट ऑफ टाइम। तो -2a प्लस बी तो मेरा कॉमन आ गया, -2a प्लस बी हमारा कॉमन आ गया। एंड देन तो आगे का कर लिया आप लोगों ने। देखिए कैसे होगा अब ये। अब हमें किस किस चीज़ की वैल्यू चाहिए इसके बाद, व्हाट वैल्यूज डू वी नीड? हमें a डॉट बी की वैल्यू चाहिए, a डॉट ए की वैल्यू चाहिए, b डॉट बी की वैल्यू चाहिए एंड b डॉट ए की वैल्यू चाहिए। दीज आर द वैल्यूज विच यू नीड, और हमें a और b गिवन है, देन वी कैन इजीली फाइंड इट। तो आप यदि चाहें तो एग्जाम में आप वर्बली कर सकते हैं बिना कुछ भी लिखे। आपको a डॉट b निकालना है, मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है। यहाँ पे देखिए i का कॉफिशिएंट इंटू i का कॉफिशिएंट 2, j का कॉफिशिएंट इंटू j का कॉफिशिएंट -2, और यहाँ k नहीं है, 0 इंटू 3 0, तो 2 - 2 a डॉट बी वैसे 0 हो गया। अब डायरेक्टली देख लीजिए, आपको चाहिए तो मैं कर देता हूँ दूसरे पेन से, तो जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे मैं कर देता हूँ, आई शुड डू इट हेयर, a डॉट बी की वैल्यू, क्योंकि वैल्यूज चाहिए ना, उसके बिना मैं सब्सटीट्यूट कैसे करूँगा। तो a डॉट आ गया आपका b 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन एनीथिंग, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ओके, अपॉन एनीथिंग। a डॉट b में ये आ गया हमारा, तो दैट इज कमिंग आउट टू बी ऑब्वियसली 0, ओके। और इसी तरह मेरा अब मुझे चाहिए a डॉट ए। a डॉट ए इज नथिंग बट मॉड ए होल स्क्वायर। मॉड ए होल स्क्वायर इज 1 प्लस 4 upon 5, that is 1. And similarly b dot b is mod b whole square. And what is that? 4 plus 1 plus 9 upon 14, that is 1. तो ये डाटा हमारे पास है, इसको आप पुट कर लीजिए सबको। तो a डॉट बी आपका 0 आ गया, a डॉट ए 1 आ गया, b डॉट बी 1 आ गया, b डॉट ए 0 आ गया, a डॉट बी सेम एज b डॉट ए। तो अल्टीमेटली अंदर बच क्या गया आपका, यहाँ पे आपका बच गया -b, और यहाँ पे बच गया आपका -2a, ठीक है। और एक इसका कॉमन माइनस ले लो, और माइनस बाहर है, तो बेसिकली ये आ गया 2a प्लस बी होल स्क्वायर। एंड 2a प्लस बी होल स्क्वायर इज 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4a डॉट बी। और ये सारी वैल्यूज आपको पता ही है, a स्क्वायर की, b स्क्वायर की एंड a डॉट बी की, यू नो दोज वैल्यूज, ओके। आप चाहे वेक्टर a स्क्वायर लिखो या मॉड a स्क्वायर लिखो, दैट इज वन एंड द सेम थिंग, वो एक ही बात होती है। तो आपने इसे पुट करा, 4 + 1 + 0 विच कम्स आउट टू बी 5, तो दैट इज 5, दिस इज द आंसर, ओके। बहुत अच्छा क्वेश्चन, और आपने देखा इतने सारे क्वेश्चंस में वेक्टर्स बार बार ही आ रहा है, और क्वेश्चंस रिपीट भी हुए हैं ओवर द ईयर, सो दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट questions. And then comes the last question of this particular part, okay. Again from probability, A speaks truth in 60% and B in 50% of the cases. तो आप पे दो इवेंट्स हैं कि A सच बोलता है 60% केसेस में, B सच बोलता है 50% केसेस में। तो आप इस तरीके से लिख लिए, let A be the event that A speaks truth, उसे ए से डिनोट कर देते हैं, और ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, स्पीक्स ट्रुथ। बी इज द इवेंट दैट बी स्पीक्स ट्रुथ। जो आपको समझाने का मेथड और सॉल्व करने का मेथड एग्जाम में
बहुत फ़र्क होना चाहिए जिस तरह से आप परफॉर्म करते हैं, लाइक दैट शुड बी वेरी वेरी फास्ट। आधे से ज़्यादा चीज़ें आपको बिना लिखे करनी चाहिए। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 60/100 एंड व्हाट इज 60/100? 0 से 0 चला गया, 2 3 2 5 10, 3/5। एंड इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्पीक्स ट्रूथ is 50/100, that's so easy, that is 1/2. Okay, probability that they contradict each other while narrating some instant, मतलब वो एक दूसरे को झुटला रहे हैं। इट मीन्स जब ए सच बोलेगा बी को झूठ बोलना चाहिए, और जब बी सच बोलेगा ए को झूठ बोलना चाहिए। दैट इज व्हाट एक्चुअली ही इज इंटरेस्टेड इन। तो उसे प्रोबेबिलिटी चाहिए कि वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, दे आर नॉट स्पीकिंग द सेम थिंग। इसका मतलब है बेसिकली हमें प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए, ए सच बोल रहा है तो बी को झूठ बोलना चाहिए, और यदि ए झूठ बोल रहा है तो बी को सच बोलना चाहिए। दैट इज व्हाट दे वांट, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सच बोल रहा है। बट किसी को पता नहीं है कि कौन सच बोल रहा है। जब ए सच बोल रहा है तो बी को नहीं पता होगा ए सच बोल रहा है बी बोल रहा है, तो इसका मतलब ए क्या बोल रहा है और बी क्या बोल रहा है वो इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, और इंडिपेंडेंट इवेंट्स में आप जानते हैं इनका मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। एंड मीन्स यू जस्ट मल्टीप्लाई देम, ठीक है ना, क्योंकि ये तो पता ही नहीं कौन सच बोल रहा है, किसी को नहीं पता कि दूसरा क्या बोल रहा है, वो अपने अपने लेवल पे बोल रहे हैं, बट बाई चांस वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। जब ए सच बोलेगा बी झूठ बोलेगा, जब ए झूठ बोलेगा बी सच बोलेगा। अब P of A, that's something which is from the basic probability. P not B is 1 minus PB. बिल्कुल एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है ये सब चीज़ें, डायरेक्टली डू योर कैलकुलेशंस, राइट योर आंसर्स एंड बी सक्सेसफुल, वो अप्रोच रहनी चाहिए आपको। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपका यहाँ पे आ गया 3/5। 1 माइनस पी भी लिखने की जरूरत क्या, 1/2 ही होगा। 1 माइनस 1/2 बेसिकली आप निकालते कैसे हैं, यदि ये 3/5 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/5 है, तो दो पार्ट्स बच गए ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए 2/5 होनी है। बट फॉर्मूला इसलिए लिख देते हैं क्योंकि ठीक है ऐसे ही पढ़ाते हैं क्लासेस में, ऐसे ही पढ़ते हैं आप सब लोग। बट हमें यही दिख रहा है पी ऑफ ए 3/5 है तो पी ऑफ नॉट ए 2/5 होगा, पी ऑफ बी 1/2 है तो पी ऑफ नॉट बी 1/2 होगा, क्योंकि दो में से एक ही पार्ट स्पीक में गया तो एक पार्ट बच गया, 5 में से 3 पार्ट सच बोलते हुए गए, 2 पार्ट बच गए। बट आई एम राइटिंग हियर एवरीथिंग 1 माइनस 3/5। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जो आप यदि स्क्रिप्ट रिक्वेस्ट भी करते हैं सैनमेक से और वो आपको भेज देते हैं, तो उसके बाद आप साथ ही साथ दोनों को देखिएगा, नहीं तो स्क्रिप्ट में आपको उतनी क्लैरिटी नहीं हो पाएगी जब तक आप ये आंसर नहीं कर लेते। तो साथ में स्क्रिप्ट 3/5 इंटू 1/2 प्लस 2/5 इंटू 1/2, तो ऑब्वियसली नीचे तो 10 है ही, ये आ गया 3 + 2, दैट इज 5/10 which is 1/2. So it is obviously 1/2. So that was not that tough an example, but yes, every example is important and every method is important. So keep learning. See you soon. All the best.